नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने नामांकन भर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा रविवार को ही पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। वह अगले कुछ दिन तक आसनसोल सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को बाहरी बताने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहती जो बनारस से चुनाव लड़ते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिमी वर्धमान जिले के अंडल एयरपोर्ट पर रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें विश्वास है कि आसनसोल की जनता तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के नाम पर वोट डालेगी, जो बंगाल के विकास के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री जैसी राष्ट्रीय हस्ती का कहीं और से चुनाव लड़ना स्वीकार्य है तो मेरे लिए भी यही होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सुकांत मजूमदार और अग्निमित्र पाल जैसे बंगाल बीजेपी नेताओं ने हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा को राज्य में बाहरी व्यक्ति के रूप में पेश किया है। आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 16 अप्रैल को होगी। आसनसोल में युद्ध का मैदान बना हुआ है। टीएमसी वहीं से इस बार दिल्ली को खामोश करने की तैयारी में है और वहीं से बिहारी बाबू और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा जो लगातार बीजेपी पर हमला करते रहे हैं और पीछे कहीं अंदर खाने से यशवंत सिन्हा, ये जोड़ी बीजेपी को हैरान परेशान करने के लिए दो में से अपना एक साथी दिल्ली भेजना चाहती है और साथ ममता बनर्जी का मिल गया है। तो अब ऐसे में अग्निमित्रा पाल कितनी चुनौती दे पाएंगी। आसनसोल दक्षिण से विधायक हैं बीजेपी की और वही अब लोकसभा में शत्रुघ्न सिन्हा का सामना कर रही हैं। शॉटगन के सामने कितनी चुनौती बीजेपी की रहेगी। हालांकि बीजेपी का कमिटेड वोटर अब आसनसोल लोकसभा में हो गया है, क्योंकि 2014 और 2019 में लगातार जीत बाबुल सुप्रियो ने दर्ज की। डोला सेन और मुनमुन सेन दो अभिनेत्रियों को हराया 2 बार में और फिर खुद बीजेपी से बाहर हो गए और अब तृणमूल कांग्रेस में है बालीगंज सीट से, जहां सुब्रत बनर्जी का निधन हो गया था, राज्य मंत्री थे। उन्हीं की सीट से अब विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं बालीगंज दरअसल लोकसभा संसदीय क्षेत्र आसनसोल में ही आता है और चूंकि आसनसोल की अपनी सीट छोड़ दी है तो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार हैं और कहीं दिल्ली में हुंकार भरने के लिए और कहीं ममता बनर्जी को भी लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा ये दो लोग हैं जो दिल्ली में उच्च सदन में और निचले सदन में अगर भागीदारी मिलती है तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात कि कैसे बाबुल सुप्रियो चूँकि साथ हैं लेकिन पार्टी से अलग हैं, टीएमसी के साथ हैं, स्थानीय वोटर, स्थानीय सरकार, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचने के लिए। तो ऐसे में जीत के मायने कैसे, समीकरण जीत के कैसे बिठाए जाएंगे, रणनीति क्या होगी। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उम्मीदवार और बाहरी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और बाहरी के इस मुद्दे के चलते ही बीजेपी ने कहीं जितेंद्र तिवारी से भी किनारा कर लिया। अब ऐसे में जितेंद्र तिवारी से किनारा कर लिया, अग्निमित्रा पॉल को स्थानीय उम्मीदवार के रूप में टिकट दिया है, तो क्या मायने टीएमसी जो कि स्थानीय सरकार की पार्टी है, स्थानीय सरकार जिसकी बंगाल में है, वो बाहर का उम्मीदवार लेकर आई है और बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवार देने की कोशिश की है। अब ऐसे में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा तूल पकड़ सकता है, राष्ट्रीय हितों की बात हो सकती है और कहीं ना कहीं
ममता बनर्जी अपने आप को दिल्ली तक मजबूत करने के लिए 2024 में प्रमुख विपक्षी दल या कहीं सत्ता के संघर्ष के लिए अपने आप को साबित करने के लिए पूरी तरह से पुरजोर कोशिश में लगी हैं और उनके साथ कई दिग्गज पर्दे के पीछे से राजनीति का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा अगर जीत के समीकरण बैठा लेते हैं तो फिर सबसे बड़ी बात कि बंगाल में 2024 में जो 2014 में 2 सीटें थीं बीजेपी की और उसके बाद फिर लगातार सीटें बढ़ीं, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि 2 सीटों से और कम से कम 3 दर्जन सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी बीजेपी को कैसे रोकना होगा और कैसे लोकसभा में भागीदारी बढ़ाने के लिए अपने किले को मजबूत करना होगा और टीएमसी लोकसभा की ज़्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में जीत सके, इसके लिए आसनसोल अग्नि परीक्षा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी अग्नि परीक्षा में अग्निमित्र है और एक तरफ शत्रुघ्न है। अब देखना होगा कि शत्रुघ्न और अग्निमित्रा में आखिर ये लड़ाई कैसे कौन अपने हक में ले जाकर टीएमसी या बीजेपी कैसे कौन फ़ायदा इसमें ले जाती है। लेकिन आसनसोल अग्नि परीक्षा दोनों ही पार्टियों के लिए, टीएमसी और बीजेपी के लिए, और सबसे ज़्यादा टीएमसी के लिए, क्योंकि 2024 में जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने की कहीं टीएमसी बात कर रही है, गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में लगातार चक्कर लगा रही है, परिक्रमा दे रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब क्या होगा आगे। और इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान इस समय मौजूद हैं। दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, और देशबंधु दीक्षित, बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। देशबंधु जी, बिहारी बाबू शॉटगन अब बीजेपी को और कहीं केंद्र पर हमला करने के लिए रणनीति के तहत आसनसोल से उतारे गए हैं। क्या मायने हैं शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव लड़ने के और दिल्ली पहुंचने के, आप बेहतर समझते हैं? त्रिशूल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज। कांग्रेस से भी है। जैसा आपने बात किया बिहारी बाबू का, देखिए लोकतंत्र में यह व्यक्ति विचार होता है कि वो किस पार्टी में आए या जाए, और बिहारी बाबू की विश्वसनीयता तो देखिए पहले ही खत्म हो चुकी है। सभी पार्टियों में उन्होंने अपना दरवाजा खटखटाया, लेकिन जनता जनार्दन ने उन्हें जो है सदन के पटल पर फिर पहुंचने का मौका नहीं दिया। अब यह उनका व्यक्तिगत विचार है। टीएमसी में वह जा रहे हैं, वहां वो अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं। इसके लिए मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। नहीं, आप शुभकामनाएं देंगे तो फिर कैसे होगा? आप तो शुभकामनाएं अग्निमित्रा पॉल को दीजिए, आपकी शुभकामनाएं उनको तो टीएमसी दे रही है शुभकामनाएं। और यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों धार धर के बैठे हैं बीजेपी पर कि एक बार पहुंच जाएं दिल्ली बस कैसे ही करके। क्यों दिलीप यशवर्धन जी, यही तो बात है। यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा यही तो सोच के बैठे हैं कि एक निचले सदन में और एक उच्च सदन में कैसे भी करके पहुंच जाए, एक बार फिर लानत मलानत की जाए। सही कह रहे हैं त्रिशूल जी। और बीजेपी को दिखाने के लिए होती है स्थिति, जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है वो तो चाहता ही है कि वो सदन और उस पद पे बैठे, और वो पद किसी भी रास्ते से मिल जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आजकल राजनीति की कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ विचारों की राजनीति है। विचार ये रहते हैं कि सत्ता कैसे प्राप्त होगी, किस गलियारे से जा करके वो महज सत्ता का मिल जाएगा, तो वो गलियारा कोई भी राजनीति पकड़ने को तैयार होता है। और ये जो आसनसोल की सीट से शत्रुघ्न सिन्हा ने पर्चा भरा है, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से भरा गया है। ऐसे ही ममता बनर्जी ने इनको वहां पर नहीं प्रदर्शन किया है। एक तो बाबू सुप्रियो की सीट है, भारतीय जनता पार्टी से बाबू सुप्रियो थे, उससे पहले वो बाबू सुप्रियो बंगाली में फिर से आकर के वो ममता बनर्जी के साथ ही मिल गए हैं। और वहां पर बंगाल का बहुत प्रभाव नहीं है आसनसोल की सीट पर, वहाँ हिंदी भाषी लोग भी बहुत हैं। बिहार की बॉर्डर होने की वजह से
अपना बिहारी होने का एक स्वभाव से शत्रुघ्न इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो बिहारी होने का स्वभाव वहाँ दिखाएंगे, बिहारी में बात करेंगे, बिहारी में लोगों को डुबाने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी बिहारी ये सारा समीकरण मिला करके शत्रुघ्न सिन्हा ने अच्छा दांव खेलने की कोशिश की है और हो सकता है सफलता भी मिलता है। देशबंधु दीक्षित जी, देखिए पूरी तरह से बंदूक भरी हुई है और ममता बनर्जी ने उसको दिल्ली की तरफ निशाना कर दिया है और उनके दिल में बड़े लंबे समय से घाव हरे हैं बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चुनौती तो देंगे, और कम से कम नहीं भी चुनौती देंगे तो पश्चिम बंगाल में जो एक प्रभाव बढ़ रहा है लोकसभा सीटों का बीजेपी का, उसको तो कहीं ना कहीं एक बैरियर साबित होंगे। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, और जो हमारी विचारधारा से सहमत है और जो देश राष्ट्र से प्रेम करता है उसका स्वागत है। बाकी मैंने पहले भी कहा, आदमी को, और वो राजनीतिक धरातल पर अब उनकी विश्वसनीयता नहीं है। ऐसे ही आपको उदाहरण दे दूं, पंजाब में भी देखा, एक सरदार जी थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनका क्या हश्र हुआ, महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा कांग्रेस को कहां ले डूबी। या अभी हाथ कांट की हांडी आपके सामने ज्यादा देर चढ़ती नहीं। और रही बात वो तृणमूल कांग्रेस में जाएं या कांग्रेस में ही रहे, या उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। बाकी जनता जनार्दन देखिए सब समझ में आ रहे हैं, ये लोग सत्ता के लालची हैं और सत्ता की लालसा के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी असफल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए जनता जनार्दन बहुत समझदार है, वह सब समझती है और दूर की भांति सोचती है, और वह विकास के पथ पर जो रास्ता चल चुका है उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का क्या हश्र हुआ, वही शत्रुघ्न सिन्हा का क्या हश्र हुआ, ये आपने देख चुका है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा। अब देखिए, सुनिए देशबंधु दीक्षित जी, सुन लीजिए, देशबंधु दीक्षित जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर सुन लीजिए। देशबंधु जी, आपने कहा कि नवजोत सिद्धू का क्या हश्र हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू का जो हश्र हुआ उसके कहीं साथ में जो बीजेपी के उम्मीदवार खड़े थे पंजाब में 52 की जमानत जब्त हुई है, ये भी देखिए आप, ये भी देखना होगा। सुमित मल्होत्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं टीएमसी से, उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। देशबंधु दीक्षित जी, तो आप नवजोत सिद्धू की बात कर रहे हैं पंजाब के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ 52 जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई बीजेपी की, उसको भी देखना होगा। और आप ये क्यों समझते हैं कि जो बीजेपी छोड़कर चला गया है वो कहीं का नहीं रहेगा? ये तो एक राजनीतिक हठधर्मिता हो गई एक तरह की। आप सांकेतिक रूप से पंजाब की जो बात करते हैं, लेकिन आप दूसरा पक्ष क्यों नहीं देखते? चार हम तो सारे पक्ष देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। राज्यों में भी हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त, उस पर कोई विचार नहीं करता। और आपको मैंने पहले भी इस चैनल में कहा था, कई बार कहा था, 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश के नतीजे, 4 राज्यों के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास लिखेगी और इन विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इनका दोषारोपण कभी जो है ईवीएम पे होगा, कभी आपस में सरफुटौल होगी। और आज आप देख लीजिए विपक्षी पार्टियां आपस में सरफुटौल कर रही हैं और सब लोग अपने अपने जो रास्ते हैं, जो रास्ते उनको मिल रहे हैं उस पर चल रहे हैं। और भाई मैंने पहले भी कहा, और हैदराबाद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देशबंधु जी, लक्ष्य भारत के अंतिम व्यक्ति का विकास है। देशबंधु जी, व्यक्ति कहाँ जाता है? आपने कहा भी, आपने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, आपने कहा सबका साथ सबका विकास। हैदरगढ़ के विधायक हैं आपके बीजेपी के, मैं सुन रहा था अभी, कह रहे थे कि जिनने वोट नहीं किया है वो हमारे पास नहीं आए। ये कैसे परंपरा है लोकतंत्र की, बताइए जरा। नहीं, जो जिस चीज के बारे में मैंने सुना नहीं, इसके बारे में त्रिशूल जी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अरे साहब गजब बात करते हैं। देखिए आप टिप्पणी ना कीजिए, सुनिएगा। मैं नहीं
नहीं, सुनिएगा या- आप, वो कह रहे हैं कि हमारे या- पास ना आइएगा या वक्तव्य क्योंकि आपने मेरे वोट नहीं संज्ञान किया है। नहीं है। तो इसके जो मायने क्या है लोकतंत्र में? उसके बारे में जानकारी नहीं, उसके बारे में मैं भ्रामक टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अरे उनने अगर तो की उन्होंने है, कहा आपको होगा- पता चल जाएगा डिबेट के बाद, देखेंगे हैदराबाद के विधायक ने क्या कहा है तो पता चल जाएगा आपको। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने त्रिशूल जी कहा था, इसी चैनल पे आपसे सारे विपक्षी कहते थे और कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर इन्होंने कभी हमको छेड़ा ना हो या हमसे प्रश्न नहीं। रोज पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। धारा 370 का विवादास्पद हमने हल किया। अच्छा, अब हमने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है ना आपने? समस्या रही और आपको बता दें, इन्होंने हर समस्या, हर छोटी से छोटी चीज को राई का पहाड़ बना कर दिया। आपने देखा, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। आप वही किसान का मुद्दा उठाते थे। मैंने आपके चैनल पे कहा, मैं पुनः दोहराता था, हम क्यों नहीं उठाएंगे सर, हम क्यों नहीं उठाएंगे, हम क्यों बात नहीं करेंगे देशबंधु जी, देशबंधु जी हम क्यों बात नहीं करेंगे साफ गोई से? सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मुखिया है, सरकार में बैठे हैं दिल्ली में, सवाल आपसे नहीं पूछेंगे किससे पूछेंगे बताइए? नहीं, त्रिशूल जी प्रश्न पूछे जाते हैं वो तार्किक होने चाहिए। तो आपको लगता है, आपको लगता है सारे सवाल समर्थन में किए जाएं? मैं माननीय शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक भविष्य पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं कोई ज्योतिषाचार नहीं। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। कांग्रेस में गए, वो कांग्रेस में रहे या वो अन्यत्र कहीं जाए, इस पर मैं टिप्पणी करने वाला कौन हो सकता? चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आप। मैं अपनी नीति और अपने सिद्धांतों की बात कर सकता हूँ, किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे के विषय तो हैदरगढ़ के जो विधायक हैं आपके समर्थन करते हैं उनका, कि जो जिनने वोट दिया है वो आए और जो नहीं दिया है वो नहीं आए, उनका करते हैं समर्थन? नहीं, मैंने पहले कहा, जिस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, उस पर आपके प्रतिष्ठित चैनल पे कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन, सुमित जी मैं आपके पास भी आऊंगा। दिलीप यशवर्धन जी, ये कहा कि गजब की राजनीतिक हठधर्मिता है कि अगर जो बीजेपी छोड़ देगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा पूरी दुनिया में, पूरे देश में, बताइए। देखिए, इस समय भाजपा का बाजार गर्म है और जो विपक्षी पार्टियां गंदी हैं, गलत हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, खराब हैं, देशद्रोही हैं, अगर वो विपक्ष को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनका कैरेक्टर एकदम साफ हो गया। मतलब इस समय भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट गिवन पार्टी है। क्या भाजपा ज्वाइन करे और 3 कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के चले गए और भाजपा छोड़ते ही आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। कोई किसी ने तारीफ कर दी तो हाँ साहब हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमने हमारी तारीफ होनी चाहिए। और अगर किसी ने बुराई कर दी है, जैसे अभी आपने बताया कि हैदराबाद के विधायक ने क्या कहा है, तो उनका भाई अभी थोड़े दिन बाद बयान आएगा कि ये उनका व्यक्तिगत पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं वो आप देखिए दिलीप यशवर्धन जी, देखिए आप मुस्कुरा भी रहे हैं, अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, दिख रहा है। देशबंधु जी मुस्कुरा रहे हैं, अंदर अंदर दिख रहा है, बाहर भी दिख रहा है कि भाई ठीक कहा है, कुछ ना कुछ इनको बड़ी खुशी है इस बात की। देखिए आप दिख रहा है। मैं आपत्ति करता हूँ, विरोध करता हूँ कि इन्होंने शत्रुल भाई आवाज हमिंग हो रही है, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेशन किसी को देने की पार्टी नहीं है, या हमारा आईएसओ का सर्टिफाइड नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं ना, आपको लग रहा है अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है सर, आपको अच्छा लग रहा है देशबंधु जी, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं। केंद्र में सरकार संभाली तब से आप इस बात को नोट कर लीजिए कि हमने अपने कार्यों द्वारा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्य लोक हित में होता है। यह बात कहना चाहता हूँ। वही 80 और 20 वाली जनता, 80 और 20 वाली जनता, 80 और 20 वाली जनता, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी या लोकतंत्र है त्रिशूल जी, ठीक है। 20 और 80 वाली जनता, एक जनता 20 वाली, एक 80 वाली, यही तो लोकतंत्र है आपका। एक मिनट दीजिए, ये मेरे पुराने मित्र भी हैं, लेकिन कोई हमारी विचारधारा से सहमत होकर हमारी पार्टी में आता तो ये उसका स्वागत है, लेकिन हम किसी के कैरेक्टर पे न कभी हम अरे सुनिए सर, सुनिए देशबंधु जी, आवाज ठीक कर दीजिए जरा, थोड़ा सा आवाज इनकी क्लियर कराइए। सुमित मेहरोत्रा की आवाज ठीक कर दीजिए, मैंने बोल दिया है। देशबंधु जी,
ये बाबुल सुप्रियो जो पैदाइश है राजनीति में, पता है किसकी है? ये जा रहे थे प्लेन में, इनको मिल गए बाबा रामदेव। इनने कहा कि भाई तो वो भी कह रहे होंगे किसी को टिकट इसको दे दीजिए उसको दे दीजिए। बाबुल सुप्रियो ने सुना कि टिकट बट रहे हैं यहाँ पे, यहीं से मांग लो। टिकट मिल गया, विचारधारा के हो गए, पटका पहन लिया भाजपा के, पूरे एकदम भाजपावादी हो गए, भगवामय हो गए। दिल्ली आके 2014 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते, मैं यही ला रहा था आपको। और चुनाव जीतने के बाद 10 साल बाद उन्हें लगा, 7 साल बाद कि भैया विचारधारा समझ में नहीं आ रही है, टीएमसी में चले गए और इतने घोर राजनीतिक हो गए कि दोबारा टिकट पा गए बालीगंज से। तो आपकी ये जो ट्रेनिंग है ना, बड़ी गजब की है सुमित मेहरोत्रा जी। दिल्ली पे निशाना साध रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने 4 राज्यों में सरकार बना ली है। आप देखिए, और ये शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या गुजरात से माननीय मोदी जी चुनाव वहां से छोड़ करके उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं तो सब सही है, शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो सब खराब है। इनका कहने मतलब ये है, ये पहले अपने उसमें तो देखें, पहले अपने यहाँ ठीक कराएं कि भैया नहीं, जो व्यक्ति जहां से है वो वहीं से चुनाव लड़ेगा, सर्टिफिकेट यही देंगे। नहीं, आप सुमित मेहरोत्रा जी, सवाल आपने मेरा नहीं सुना। आपने पहले जवाब दे दिया, सवाल नहीं सुना आपने। आपने जो बंदूक पकड़ी है ना अपने हाथ में, ये बंदूक का पता नहीं किधर से चल जाए, ये भी एक मुसीबत है, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपके हमारे जो नेता दोनों लोग लड़ रहे हैं आसनसोल से, बाबुल सुप्रियो, देखिए बाबुल सुप्रियो कई सालों तक इनके साथ में रहे हैं, उनको घुटन होने लगी थी, इन्होंने खुद कहा है, उनकी जो लोकप्रियता है वो घट रही थी वहां पे रह करके, तो उन्होंने कहा एक सच्चा और ईमानदार नेता हमें मिला है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करेंगे हम बंगाल के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर केवल आप उठा के देखें तो लड़ाई, दंगा, हिंदू मुसलमान, इन सब चीजों के ऊपर काम करा है। आप मुझे बताइए, 18 सांसद हैं लोग के, इन लोगों ने कितना काम करा वहां के जनता के लिए। और आज भी एक इनके सांसद हैं अर्जुन सिंह के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लड़ाई दंगा हो रहा है। अर्जुन सिंह क्यों नहीं उसके ऊपर रोकते? वहां की जनता उनसे खफा है, परेशान हो चुकी है। अर्जुन सिंह देखिए, जब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता टीएमसी में आता है, अर्जुन सिंह उसके ऊपर गोली चलवा देते हैं। तो इनके यहाँ गुंडे माफिया भर चुके हैं, इस चीज के ऊपर जनता देख रही है। अब ये तो कौन मानेगा कि पश्चिम बंगाल में भी आपसे कोई जीत ले रहा है। देखिए, कुछ बातें तो थोड़ी बेमानी सी लगती है सुमित जी, कि पश्चिम बंगाल में भी कौन आपसे जीत लेगा अगर वहां कुछ कर लेगा तो। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, इनका सेंट्रल फोर्सेज है, सारा अमला इनका है, आप जीतिए ना, हम मना भी कब कर रहे हैं आपसे? आप लड़े, इन्होंने आज सबने देखा, एक अकेली नेत्री के पीछे कितना हमला लगा हुआ था पश्चिम बंगाल चुनाव में, सेंट्रल फोर्सेज लगी थी, सारे चुनाव आयोग लगा हुआ था, केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ था, तो सारी टीमें वहां पे लड़ रही थी चुनाव, अकेले बीजेपी नहीं लड़ रही थी वहां पे चुनाव। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, क्या मायने है कि कैसे जो एक खामोश, जो आसनसोल से खामोश करने के लिए, दिल्ली को खामोश करने के लिए शॉटगन को भेजा जा रहा है, और एक और रणनीति है कि जितने विद्रोही भरे हुए हैं भाजपा में, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर वरुण गांधी, मेनका गांधी तक, बहुत सारे लोग हैं जाने अनजाने, उनसे भी कहीं कोई संवाद स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। और शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इस तरह के विद्रोही गुटों से वार्ता करने के लिए। ना तो नई बात है ना पहली बात। एक पार्टी छोड़ना, दूसरी पार्टी में शामिल होना, दूसरी को छोड़ना, किसी और पार्टी में शामिल होना, ये ऐसे चंद लोग हैं जो किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं और जन्मजात जुड़े हैं। वोटर्स जुड़े रहते हैं अपनी पार्टी में, वोटर्स पार्टी नहीं बदलते हैं, लेकिन पार्टी के नेता पार्टी फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं, और जिसको जहाँ अपनी राजनीतिक प्रगति दिखती है वो वहां पर चला जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा एक समय था जब भाजपा में हुआ करते थे, फिर और बढ़ के बीच में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की उनकी बहुत सी हवाएं चढ़ी। उनकी वाइफ ने लखनऊ से सांसद का चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ा, वो कांग्रेस से हाथ मिला रहे थे, अब वो जाकर के टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उनको भी राजनीति चलनी चाहिए, क्योंकि राजनीति आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात जो होती है,
वो इन राजनेताओं के साथ सिद्ध होता है कि राजनीति में अगर चुनाव नहीं लड़ते रहेंगे तो थोड़े दिन बाद शत्रुघ्न सिन्हा को भूल जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा नाम की भी कोई पिक्चर को पिक्चरों में दिखाई देंगे, राजनीति से उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो उस जमीन को बचाने के लिए अब उनको जहां से मौका मिल रहा है और इस तरीके से वो एक अपना आजमाइश भी कर रहा है कि अगर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 2022 में जो बाईपोल होने जा रहे हैं वहां से अच्छा मौका है अपनी किस्मत। दिलीप जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, दरअसल अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, चुनौती है और कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली भेजने का एक तीर से और 100 शिकार वाला मकसद है टीएमसी का। त्रिशूल की ऐसी बात नहीं है, एक तीर से 100 शिकार नहीं है। देखिए इस समय अगर आप जो मेरा अपना आकलन है, इस समय पहली बात तो शत्रुघ्न सिन्हा को जरूरत है कि उनको किसी पार्टी का सहारा मिले और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में किसी तरीके से आए। और एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए एक अच्छा मौका है उनको। 2024 में अगर उनको संसदीय चुनाव लड़ना है या भाजपा में भी अगर उनको वापसी करनी है, यहाँ पर उनको अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। अगर वो बाईपोल से जीत जाते हैं तो हो सकता है 2024 में भाजपा को फिर वापस करें और वो चले जाएंगे। इसमें कोई मतलब कभी सुबह नहीं करी जा सकती कि दोबारा भाजपा में नहीं जा सकती। और अगर वहां से उस एमपी के टिकट पर ही बढ़िया लड़ेंगे, ममता बनर्जी को और अच्छा प्रमोट कर दिया तो हो सकता है वो एमपी का दामन थामे रहेंगे। लेकिन वो जहाँ से आसनसोल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो उनका बिहार टच करता है, तो उनके लिए बिहार की छाप तोड़ना भी आसान हो जाएगा वहाँ पर। तो बंगाल में बंगाली बिहारी काफी मिलता जुलता कल्चर है, खाने पीने को लेकर सारी चीजों को लेकर के। लेकिन जो जगह वहाँ से जहाँ से बाईपोल लड़ने जा रहे हैं वो बहुत हद तक बिहार और हिंदी का मिक्स कल्चर है वहाँ पर। और वहाँ पर छोटे लोग ज्यादा है, जो माइंड वर्कर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, नीचे कैटेगरी के लोगों की संख्या ज्यादा है। तो उनके ऊपर राज करना थोड़ा या उनके माइंड को डाइवर्ट करना थोड़ा सा आसान होता है। वो भेड़ चाल में हाथ दिए जा सकते हैं, हाथ दिए जाते हैं, उनको बहुत सारे प्रलोभन देकर के आप अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा के लिए एक आजमाइश का मौका है अपने राजनीतिक जमीन को बचाने का और अपनी राजनीतिक करियर को दोबारा। देशबंधु जी, मैं आपके पास आऊँगा। सुमित मल्होत्रा, आपके लिए चुनौती है। अगर दिल्ली पहुंचना है तो सबसे पहले घर में जीतना होगा और घर में हार गए तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विकल्प बनने के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। त्रिशूल जी, ऐसा नहीं है। 2024 दूर है। हम लोग बाई इलेक्शन जो भी चुनाव है वो जीतेंगे। निश्चित रूप से हम दोनों सीटें जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। आप मेरी बात नोट कर लीजिए आज भी, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप कहेंगे हाँ सुमित जी आपकी बात सही है। देखिए आज देश के हालात इस तरीके से बने हुए हैं, केवल हिंदू मुसलमान। जब आज आपको देखा होगा कि चुनाव निपटा और एक कश्मीर फाइल्स करके एक पिक्चर लॉन्च करी है इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ये क्यों हो रहा है? इनको मालूम है हमारा ग्राफ गिर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इनका ग्राफ गिरा है। जीत भले ही गए हैं, सरकार बना ली है इन लोगों ने, पर ग्राफ गिरा है। पिछली बार 325 सीटें आई थी, इस बार 250 सीटें हैं। ग्राफ गिर रहा है और 24 के आते आते बिल्कुल निश्चित तौर पे ग्राफ गिरेगा इनका, क्योंकि देश में 7 साल से ऊपर हो गया है। महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। काम धाम पे कोई ध्यान है नहीं, नौकरियां है नहीं। अभी आप देखिए इन्होंने जितना सुमित जी एक बात बताइए जरा, ये तो 4-5 राज्यों के चुनाव थे, उससे पहले भी ये बात बड़ी हवा पकड़ रही थी कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरह की बातें थी बीजेपी के खिलाफ। फिर कैसे जीत गई 4 राज्यों में? देखिए बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसे सही से देखेंगे तो कहीं पे भी ये लोग लड़े हैं। ठीक है, हम जो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में लड़े हैं। 325 सीटें इन लोगों की पिछली बार थी, इस बार 250 सीटें आई हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने ईवीएम का भी है, ईवीएम के अंदर बिल्कुल इन्होंने घपला करा हुआ है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरे जहां मैं रहता हूं वहां पे शहर विधानसभा के अंदर जिस दिन वोटिंग पड़ी थी, उस दिन जो नंबर पे वोटिंग पड़ी थी उसका नंबर वोटिंग के दिन वाला और काउंटिंग के दिन वाला मशीन का दोनों अलग था।
तो पश्चिम बंगाल में कैसे जीत गए थे आप? तो पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने मेहनत करी है, कड़े दमखम से लड़े अरे हैं। सर, ये लोग ये पाप भी देखिए कर सकते सुमित जी, थे। देखिए सर, आप प्रबुद्ध बहुत सी वक्ता हो चीजें के हैं। ऐसी बात कर रहे हैं, समझ में त्रिशूल नहीं भाई, आता कई बार। त्रिशूल भाई, और इस ये चीज को फिर कई लोगों बीजेपी ने को हंसने के लिए मजबूर केवल कर देती अकेले है इस मैं तरह कहूं, की। नहीं त्रिशूल भाई, अकेले मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों ने आवाज उठाई है ईवीएम में घपला है। अगर चलिए ईवीएम के अंदर नहीं है, हम ये कहते हैं हम वहां पे जीत गए। आज आप ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, क्यों नहीं करा लेते हैं? आप बैलेट पेपर करा लीजिए, आपकी लोकप्रियता पता लग जाएगी। ठीक है, आपकी लोकप्रियता है, बैलेट पेपर पे लोकप्रियता पता लग जाएगी, कराइए ना। पता है देशबंधु जी, ये चक्कर क्या है आपके जीतने का? ये विपक्ष इतना हतप्रभ और इतना अव्यवस्थित है कि आपको जीतने के लिए सुनहरा मौका यही प्रदान कर देता है। त्रिशूल जी, मैंने आपके चैनल पे पहली भी डिबेट में आया, मैंने कहा था ना, कुंठा, हताशा और निराशा में डूबी हुई ये विपक्षी पार्टियां जब चुनाव हार जाएंगी तो उसका ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगी। यही इनकी मानसिकता है और यही इनकी मानसिकता का स्तर है। अब आप बताइए, पंजाब में आपने अभी चर्चा की जहां हम हार गए। देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता का फैसला। आप पंजाब में थे ही कहाँ? आप पंजाब में थे ही कहाँ? ईवीएम खराब है। पंजाब में आपकी 2 सीटें आती है, पंजाब में आप हैं कहाँ? सुन लीजिए, पंजाब में आप है कहाँ? सुमित मेहरोत्रा जी, आप बताइए, आप हर चीज का पंजाब के अंदर आप हैं सुन कहाँ? लीजिए भाई, पंजाब में सुन आपकी लीजिए, 2 सीटें आती हैं। मैंने कह दिया है, मैंने कह दिया पंजाब है के सुमित मेहरोत्रा जी, मैंने कह दिया पंजाब है। के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की आप धर्म की राजनीति नहीं चलती है नहीं वहाँ नहीं, पे। देखिए उनका मौका है बोलने का। नहीं चलती है सुमित जी, सुमित जी मौका है उनका बोलने का, उन्हें बोलने दीजिए। आप कहाँ धरातल पे हैं? पहले आप अध्ययन अध्यापन करिए और ये जी आप पहले इलाज कराइए। ये ईवीएम का ठीक है, अरे इलाज आप अपना कराइए, इलाज आप अपना कराइए। जहाँ जीत जाए वहाँ ईवीएम अच्छी है, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब है। कराइए ना। अच्छा, आप बताइए, और कोई आरोप बच्चे हैं अब आपके? अरे आपको लगता है, कई ईवीएम पकड़ी गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस में ईवीएम पकड़ी गई थी, बनारस के कमिश्नर ने डीएम को क्यों हटाया? तो आपके पास ईवीएम पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई? ईवीएम सड़कों पे पकड़ी गई नहीं? स्वामी प्रसाद 5 साल तक रहे, ईवीएम पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई? सारी अरे देशबंधु जी, आप बताइए, ईवीएम सड़कों पे क्या कर रही थी? ये देखिए, लूट खसोट, झूठ फरेब, ये सब आप लोग के जो षड्यंत्र हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है। अरे तब भी आज 12 दिन हो गए, सरकार अभी भी गठित कहीं नहीं हो पाई है आपकी। आप बरेली के हैं निवासी, बरेली के परिणाम भी बता रहे हैं कि हमने जनता के हित में क्या किए, उत्तर प्रदेश के हित में क्या किए। और ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, वो बोला ना, ये आप सपने देखते रहिए, मैंने पहले भी कहा था। अरे तो आप चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, दोनों के पास आऊंगा। दिलीप यशवर्धन जी, आप इलेक्शन अगर कराना चाहते हैं बैलेट पेपर पे करा लीजिए ना। चलिए सुनिए दिलीप यशवर्धन जी, आप मुंह की खाएंगे। नहीं, आप बैलेट पेपर पे करा लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है। आप चुनाव के परिणाम तक यही कहेंगे, हम परिणाम से भागते नहीं है, हम परिणाम भागते नहीं है। कहा था कि आप हारोगे, हम परिणाम ठीक रहा ईवीएम पे डालो। देशबंधु जी, हम परिणाम से भागते नहीं है, हम परिणाम से भागते नहीं। परिणाम जो दिया है, हम परिणाम से नहीं भागते हैं। जनता के फैसला को स्वीकार करना चाहिए सर बातें पर, और यही हालत रही तो आप बता दें अगले चुनाव में जो आपको अब की मिले हैं मत पसंद, वह भी नहीं रहेंगे। इतिहास के ये तो आपको समय, देखिए देशबंधु जी, ये तो समय बताएगा आपकी जो 77 आई है वो खत्म होंगी या हम खत्म होंगे। आप ये निश्चित तौर पर समझ लिए 77 आपकी खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से आप सोचे बैठे ना, 77 विधानसभा आपके पास आ गई, नहीं आने वाली है। और लोकसभा भी आप हारने जा रहे हैं। 18 लोकसभा है, ये भी आपकी नहीं आएंगी। स्वप्न देखने में कोई वो हम सपने नहीं देख रहे हैं, हकीकत में धरातल पे बात। चलिए ठीक है देशबंधु जी, सुमित जी, आप बताइए सुमित जी मैं सवाल, सुमित मेहरोत्रा जी, मैं सवाल लेकर आऊंगा आपके पास। सुमित जी, दिलीप यशवर्धन जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष के पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं है बीजेपी के खिलाफ वार करने के लिए? दिलीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
देशबंधु दीक्षित जी, हाँ, आसनसोल जीतने का क्या क्या आपके पास रणनीति है, कैसे जीतेंगे आसनसोल? नहीं, अभी अभी आसनसोल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और भाई आवाज हमें हो रही है, इनकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं जी। भारी बहुमत से जीतेंगे त्रिशूल जी। चुनाव परिणाम आने दीजिए, वहां भी हमारी ऐतिहासिक जीत होगी और विजय पताका फहरेगी निसंदेह। और 100% मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, देखिएगा आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी फिर विजय श्री का पताका फहराएगी। नहीं, दो विद्रोही आपके सामने हैं, एक शत्रुघ्न सिन्हा है, एक बाबुल सुप्रियो है, कैसे जीतेंगे इनसे? अरे त्रिशूल जी, इससे पहले भी हमारे खिलाफ 2 नहीं बहुत सारे महाठगबंधन हुए। देखिए, जनता जनार्दन सब जानती है। अरे ये कोई ठगबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, अकेली टीएमसी से आपका मुकाबला है, कोई गठबंधन नहीं है। आप राजनीति में किसी के साथ ठगबंधन कर लीजिए, कोई गठबंधन कर लीजिए, जनता जनार्दन आपको मुंह की खाने आने तो दीजिए चुनाव परिणाम, उस दिन फिर बात करेंगे, फिर इस चैनल पे बैठेंगे। कॉन्फिडेंस हाई है बिल्कुल। देखिए सुमित मल्होत्रा जी, ये तो देखना पड़ेगा, आप जानना पड़ेगा, ये 4 राज्यों का चुनाव हो, 5 राज्यों का, और चाहे आसनसोल हो, बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। भाई मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, राज्यों के चुनाव अलग पैटर्न पे होते हैं, लोकसभा अलग पैटर्न पे होती है। ये इस चीज को आप भी जानेंगे और हमारे देशबंधु जी भी जानेंगे। राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। ये आज जो राज्य के अंदर वहां पे था, राज्य में लोगों की पसंद पहली पसंद बनी हुई है माननीय ममता बनर्जी, जो गरीबियों के संग में खड़ी हैं। आज भी देखिए उनका पहनावा क्या है, 2 गद्दी की चप्पल, 1 साड़ी, 2 पेन, बिल्कुल साधारण लेडी। जो कहा वो करा जनता के लिए। किसानों के लिए बात करी, किसानों का दे दिया। एजुकेशन के ऊपर बात करी, एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं हम लोग, एजुकेशन के साथ में हम लोग खड़े हैं। तो ये लोग जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, करते नहीं है। और इन्होंने एक मुद्दा उठाया था राम जी का मंदिर का, तो मंदिर कोई आपने नहीं बना रहे हैं, आपकी पार्टी से कोई लेना देने नहीं है, केवल उसमें जो हस्तक्षेप करा था वो कोर्ट द्वारा हुआ है और अभी तक आज तक वो बना नहीं है। इन्हीं के नेता थे जो स्वर्गवास हो गया जिनका। हेलो जी बिल्कुल त्रिशूल भाई इन्हीं के नेता थे। उन्होंने खुद कहा था कि अगर राम मंदिर का फैसला हमारे हक में आता है, 6 महीने में हम बना करके खड़ा कर देंगे। आज तक नहीं हुआ, आज तक बनाया नहीं है। क्यों? इनको उस चीज को भुनाना है। और वहां पे भी आप देखिएगा कितनी परेशानी आ रही है लोगों को बनाने में। तो कहीं ना कहीं चीजें आगे लिंगर हो रही हैं। ये कहते हैं जो राम, देखिए इन्होंने नारा दिया जो राम को लेकर, अरे राम को आप लोग कहां लेकर के आएंगे, यानी कि आप राम से पहले आ गए थे। ऐसी बातें करते हैं, ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं, लोगों को भड़काऊ भाषण जो होते हैं इनके, भय में खोने की बातें जो राम को लाए। अरे राम को लेकर, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, सुमित जी, मैं आऊंगा आपके पास, सुमित जी, दिलीप यशवर्धन जी, विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तार्किक मुद्दा नहीं है, नहीं लगता आपको? 5 राज्यों की जो जीत और हार है उसने तय कर दिया ये बात। तो जी, जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों, सबसे लगातार हम लोग डिबेट करना है और मैं कई चैनल पर डिबेट कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि विपक्ष के स्वर अभी भी नहीं बदले, वो अभी भी उसी पैटर्न पे बात कर रहा है जिस पैटर्न पे चुनाव से पहले बात कर रहा है। अगर आपके पैटर्न में दम होता या आपकी वाणी में कहीं से आकर्षण होता तो जनता आपके प्रति आकर्षित होकर के आपको गद्दी सौंप देती। तो आपको अगर गद्दी नहीं सौंपी तो इसका मतलब आपके आकर्षण, आपके अंदर वो आकर्षण नहीं है, आपके मुद्दों में वो दम नहीं है। आपके मुद्दों में भले सच्चाई है, लेकिन आप अपनी जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करा पाए और आप अभी भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ विपक्ष को कि अगर आपने अपनी चाल नहीं बदली तो आपकी मंजिल भी नहीं बदलेगी। मंजिल पानी है तो चाल को बदलिए। और ये भाजपा की चीज है कि भाजपा हर मंजिल को पाने के लिए किस तरीके से चाल बदलती है और मंजिल को पा लेती। और ये जो बातें हैं कि मंदिर नहीं बनवाया, ये डायलॉग बोला, वो डायलॉग बोला, ये विश्लेषण करना आपका काम नहीं, ये जनता का काम है। जनता ने इतना विश्लेषण दे दिया वो के माध्यम से। तो अब आप ये सोचिए कि आप जनता के माइंड को कैसे घुमाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 100 कमियां हैं, 100 गलतियां हैं, सब बेकार है, कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन जनता ने तो मैंडेट दे दिया ना। तो जनता के मैंडेट को आप कैसे बदलेंगे? आपको अब क्या सोचना है? अब आप पार्टी से इल्जाम मत लगाइए।
नहीं, बिल्कुल बदलेगा। जनता का माइंडेड बदलेगा, जनता का माइंडेड बदलेगा। नहीं वो बदल जाएगा वो तो एक दिन, लेकिन अभी तो नहीं बदल रहा है ना, अभी तो वही है। 2024 में मैंने आपसे कहा त्रिशूल भाई, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि राज्य के चुनाव होते हैं, अपने मुद्दों पे होते हैं, राज्य के मुद्दों पे होते हैं, लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के मुद्दों पे होते हैं। अच्छा हो सकता बताइए है कि राज्य में हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष था, समाजवादी पार्टी थी और भी लोग थे, वो अपनी बात नहीं समझा पाए। सुमित मल्होत्रा जी, सुमित जी, ममता बनर्जी वाराणसी आई थी, क्या फर्क पड़ा बताइए? त्रिशूल जी, अगर विपक्ष जनता को राज्य के चुनाव में नहीं समझा पाया तो लोकसभा के चुनाव में तो भूल जाइए। लोकसभा के चुनाव में तो कहीं कोई चुनौती है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कोई ऐसी पार्टी, एक पार्टी ऐसी नाम बताइए तो टक्कर दे रही है। स्टेट के चुनाव में तो यहाँ समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही थी, वहाँ आम आदमी पार्टी दे रही थी, वहाँ एक पार्टी दे रही थी, वहाँ वाई पार्टी दे रही थी। केंद्र के चुनाव में कौन टक्कर देने वाला बताइए? मैं कहता हूँ आप रमजान में सारी चीजें जीत जाएंगे, तो भी आप केंद्र में सरकार बनाने लायक नहीं है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। बिल्कुल। अभी दिलीप यशवर्धन जी मैं रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, सबसे बड़ी बात कि विपक्ष ये समझाने में नाकामयाब। चुनौती नहीं है, ये सच्चाई तो आप ही कबूल कर लीजिए। लोकसभा के चुनाव में इस देश की कोई क्षेत्रीय पार्टी, मैंने कहा उत्तर प्रदेश का बड़ा स्टेट पूरे देश में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और कोई क्षेत्रीय पार्टी लोकसभा के चुनाव में चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के अलावा, लेकिन कांग्रेस में सब नहीं है। आप सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत कर दीजिए तो लड़ाई मजबूत हो सकती है। वो होना नहीं है आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है त्रिशूल भाई। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। 2024 का चुनाव समय है, साल भर है, बहुत सी चीजें चेंज होंगी, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को भी पता लगा है कि हाँ हमें किस तरह के चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह चुनाव लड़ना है। क्या बड़ी बात हो जाएगी बताइए जरा, क्या चेंज हो जाएगा? आप थोड़ा समय रुके। अभी आज कितने दिन हुए? 10 दिन हुए। अभी सरकार गठन होने दीजिए, सरकार को काम करने दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ इनकी नाकामियां क्या है। हो सकता है ये जनता फिर उन्हें कहते कि आप काम नहीं कर पाए, जनता ने माइंड किया नहीं काम कर पा रहे। 2024 में क्या करेंगे? और बहुत से अभी स्टेट ऐसे हैं, अभी ऐसे स्टेट हैं। आसनसोल में क्या कहेंगे? लोगों से वोट करने के लिए क्या कहेगी टीएमसी? त्रिशूल भाई, अभी भी ऐसे स्टेट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता है। साउथ की आप तरफ चले जाइए। अरे जहां इनका खाता नहीं, सुनिए, जहां इनका खाता नहीं खुलता बैंक खरीद लेते हैं वहां। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, खरीदने में तो ये माहिर है। आज देश बिकता चला जा रहा है। यही है कि केंद्र में 2 लोग बेचते चले जा रहे हैं और केंद्र में ही 2 लोग हैं वो खरीदते चले जा रहे हैं। जहां इनका खाता नहीं खुलता बैंक खोल देते हैं वहां। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे त्रिशूल भाई, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, हम लोग शुरुआत से कहते चले जा रहे हैं। 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं। आरोप लगाने से क्या होगा? आरोप लगाने से क्या होगा? लोकतंत्र में लड़ाई का महत्व है। विकल्प और विपक्ष के पास विकल्प कितने मजबूत है, इसका महत्व है। विपक्ष मजबूत होगा 2024 में, आपको खुद दिखाई पड़ेगा। फिलहाल तो अभी 2 जो उपचुनाव है हमें ये जीतना है और भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हाँ हम लोग अभी भी मजबूत हैं। ठीक है देशबंधु दीक्षित जी, आपके पास तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कागज हैं पढ़ने के लिए, उपलब्धियों के आंकड़े हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है कहने के लिए, बड़े बड़े भाषण हैं गगनचुंबी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो समझना होगा कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हल नहीं हुए हैं, चाहे मैंडेट आपके पक्ष में आया है। त्रिशूल जी, देखिए, हमारे राजनीतिक मित्र की कपोल कल्पित बातें सुन के मुझे हास्यास्पद स्थिति लग रही है। मैं इनकी राजनीतिक समझ क्या करूं? अब आप बताइए, जनता जनार्दन के बीच ये नहीं ले जा रहे हैं। और आपने जो मुद्दे उठाए निरंतर 2014 से, जब से हमारी सरकार केंद्र में बनी है और 2017 में जब से प्रदेश में बनी है, ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आप बताओ, ये किसी भी बात को जनता जनार्दन को क्यों नहीं समझा पाते? किसान मुद्दा रहा, किसान आंदोलन रहा,
सारे चीज का इन्होंने चुनावीकरण करना चाहा और तमाम तरह के आरोप लगाए, तमाम तरह के मिथ्यारोप लगाए। कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आए, कमरे के अंदर से ट्विटर रहे। केंद्र की मुख्य पाक्षी कांग्रेस के युवराज जो हैं, जब देश को जरूरत होती है तो इटली चले जाते हैं पर्यटन मनाने। इनकी जो राजकुमारी हैं, आप बताइए, चुनाव होता है तब कुछ क्षणों के लिए नजर आती हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है। इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? और आप बताओ, इनको मालूम है कि 2024 का भी जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और एक बार श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर नाथ मोदी फिर भारत के लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। लेकिन फिर भी यह जो है अपनी झूठी कपोल कल्पना, अब 18 महीने बाकी है, इनको अपनी हार का चिंतन करना चाहिए। यह न सोचकर जनता जनार्दन के बीच जाएं, उनके सुख दुख में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और जो जनादेश मिला है उसको, जो कार्य हुए लोकहित के, उनमें सहयोग प्रदान करें। उसके बदले अगर आप विक्षिप्त मानसिकता के साथ कार्य करेंगे और केवल व्यर्थ के आरोप अनारोप लगाएंगे तो फिर वही जो परिणाम आपके आए हैं वही आएंगे और एक दिन जो आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? आप मंथन करिए, चिंतन करिए, क्यों न हारे, क्यों आप जनता के बीच अपनी बात नहीं समझा सके, क्यों हम अपनी जनता के बीच सारी चीज बता चुके। आपने जो इन्होंने बात की, चाहे रोजगार हो चाहे महंगाई हो, इस पर निरंतर सरकार काम कर रही है। एक नहीं, मैं अनेकों योजनाएं गिना सकता हूं और ये डिबेट कम पड़ जाएगी किसी दिन। वो तो पता है, वो रख लीजिएगा डिबेट रोजगार या महंगाई पे, हम तो तार्किक आंकड़ों के साथ अपनी बातें रखेंगे। बनानी पड़ेगी। लेकिन आप यह बताइए, विपक्ष की पार्टियां अपनी बातें क्यों नहीं समझा पा रही? ये धरातल पर क्यों नहीं अपनी चीज समझा पा रही? चाहे भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार आज उत्तर प्रदेश में चल रही है, 4 राज्यों में चल रही है। चारों राज्यों की विजय श्री यह बताती है कि जनता हमारे द्वारा किए गए कार्य से खुश है और वो हमें सहयोग दे रही है और वो हमें पुनः आशीर्वाद देकर कह रही है कि आप इस कार्य को और तीव्र गति से बढ़ाइए। हमने जो विकास के कार्य किए हैं और जो सबके विकास के लिए, भाई कोरोना काल में चाहे जो व्यवस्था रही, वह भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धरती पर उतर के लोगों की व्यवस्था के लिए, रोजी रोजगार के लिए भी, डिजिटल मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास, उत्तर प्रदेश कौशल विकास, अरे पता है सर, रहने दीजिए आप, वो बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन हम अपनी काम के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं और उनसे आशीर्वाद देते हैं। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, ठीक है और अपनी हार पर मंथन करना चाहिए। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी दोनों की जीत के मायने क्या हैं? जी त्रिशूल जी, सवाल दोहराइए प्लीज। दिलीप जी, आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी दोनों की जीत के अपने अपने अलग अलग मायने आखिर क्या हैं? देखिए, जीत के मायने तो हमेशा खुशी ही होता है, लेकिन टीएमसी और भाजपा के लिए मायना यह है कि टीएमसी अगर जीतती है तो भाजपा के ऊपर फिर से धक्का लगेगा कि जो हवा उन्होंने अभी इलेक्शन में चलाई विधानसभा चुनाव में, वो हवा निकल चुकी है और अब वहां पर उनका वर्चस्व नहीं है। टीएमसी जैसे चल रही थी, टीएमसी चलती रहेगी और शत्रुघ्न सिन्हा का जादू एक बार फिर से निखर के आ जाएगा, उनका अपना व्यक्तित्व भी निखर के आएगा और पार्टी के लिए मजबूती मिलेगी 2024 के चुनाव में। और अगर ये हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हौसले बढ़ जाएंगे और 2024 में पूरी उम्मीद रहेगी कि आसनसोल की सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। बाइपोल अगर भी जीत जाते हैं तो निश्चित बात है कि 2024 से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। अभी मैं श्रीबंधु साहब को सुन रहा था, बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्यों को बता रहे थे। एक तो कुछ कार्य ऐसे भी तो बता दीजिए जो हम लोग भी समझ सके कि हाँ ये कार्य हुआ है और मिडिल क्लास के लिए कौन सा डेवलपमेंट का कार्य किया है, अगर ऐसा भी कोई ज्ञानवर्धन कर सके तो कर दीजिएगा। और जितने भी डेवलपमेंट के कार्य आपने किए हैं उस डेवलपमेंट ने सरकार के खजाने में कितना रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, अगर ये भी बता सके तो बता दीजिएगा। आपको पता होगा, न पता हो तो इस बार सीख के आइएगा, अगली बार के डिबेट में बताइए। देशबंधु जी,
देखिए, राष्ट्रवाद तो अपनी जगह कायम है, लेकिन उसके झंडे के नीचे जनता जो खड़ी है उसके लिए भी सुविधाओं के लिए बात होनी चाहिए। और वही पूछ रहे हैं दिलीप यशवर्धन। नहीं, हम अपने राजनीतिक विश्लेषण पे, मैंने बोला आपके किसी चैनल पे बता रहा हूँ और हम अपने मित्र को बताना चाहते हैं और वो लगभग सभी जानते हैं कि हमारी भारतवर्ष के 136 करोड़ ध्यान में रखकर बनाई जाती है और 134 करोड़ का संपूर्ण भारतवर्ष जनता पार्टी का एक परिवार। अभी हमें हमारे राजनीतिक मित्र ने कहा, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्री आदित्यनाथ, आप बताइए इनकी 5 साल की सरकार व्यक्तिगत रूप से जो परिवार, इनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप और हमेशा 24 घंटे प्रतिपल भारत के विकास की बात करते हैं। इससे पहले भी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। अरे आपके डिप्टी सीएम अपनी सीट नहीं बचा पाए, डेवलपमेंट की आप बात करते हैं। अरे तो आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? आप अपने डिप्टी सीएम हार गए हैं। अरे देखिए, आपने कई मंत्री हारे हैं। हम अब तो अपने डेवलपमेंट, कई मंत्री हारे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको आत्मकथन करना चाहिए। देखिए, हमारे डेवलपमेंट पे जनता जनार्दन ने तो मुहर लगा दिया। अब आपके प्रमाण पत्र की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचिए 5 वर्ष तक कि आप किस पर हम तो मजबूत होंगे, छोड़ दिया, उसके बाद भी आप अपनी हार पे शर्मिंदा ना हो। बंधु जी, हम लोग मजबूत होंगे। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आप अपने झांकिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं भाई। केशव प्रसाद मौर्य हारे हैं ना आपके डिप्टी सीएम। की हाडी बार-बार ठीक है। देखिए, हार और जीत दोनों आपको आसनसोल में साबित करनी है। देशबंधु दीक्षित जी, दिलीप यशवर्धन जी, सुमित मेहरोत्रा जी, डिबेट में जुड़ने के लिए आप तीनों का धन्यवाद। आसनसोल से कहीं एक जो तीर टीएमसी ने चलाया है दिल्ली के लिए, अगर विफल हुआ तो कहीं ना कहीं टीएमसी को ये जवाब देना होगा कि घर में चुनाव हार गए तो बाहर कैसे राष्ट्रीय विकल्प बन के उभरेंगे। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।